Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Read between the lines. यहां पर ऐसी बात नहीं है कि आप फेल होंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे. नो. अगर आप फेल होने के लिए भी तैयार हैं, आपने एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपका जो भी था वो आपने बेस्ट दे दिया है, तो कौन सी चीज मिसिंग है? द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज कि वो जो एक फियर है, फेलियर का फियर, उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं फेल भी हो गया दैट्स फाइन, ओके, आई देन एज वेल आई वांट टू डू इट. अगर फेल भी हो जाऊं तो भी मैं अपना बेस्ट देने के लिए, अभी मैं अपना बेस्ट दे देता हूं, बेस्ट देने के लिए तैयार हूं. आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. और उसके बाद अगर फेलियर होता है तो भले ही हो जाए, बट आई विल डू इट. अगर ये कमिटमेंट है डियर फ्रेंड्स, अगर ये कमिटमेंट है, then there is only one thing that is possible, that is result, positive result. आज 3 जुलाई 2021 है. हमारे टेबल के ऊपर 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. स्टडी आईक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स. ये कोर्स जो हैं, आप घर बैठे इस कोर्स के माध्यम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू मूव टू एनी सिटी और एनीथिंग. घर के एनवायरनमेंट में आप तैयारी करें. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप, या फिर यू कैन विजिट studyIQ.com. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. आज की पहली खबर है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो रिटेल और होलसेल ट्रेड है इनको एमएसएमई में काउंट किया जाएगा. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर अब रिटेल और होलसेल ट्रेड कैलकुलेट किया जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि एमएसएमई को लेकर जो भी बेनिफिट्स हैं वो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी मिलेंगे. मर्चेंडाइज यानी कि सामान, गुड्स, जो फर्स्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों में भारत ने $95 बिलियन का गुड्स, सामान एक्सपोर्ट किया है. ये अभी तक का हमारा हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है. कोविड-19 रिकवरी की बात करें तो 97% रिकवरी रेट हो चुका है, और वैक्सीनेशन जो है ये 34.41 करोड़ मार्क को क्रॉस कर गया है. अब प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीनेट किया जा सकता है. हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है अपना ग्रीन सिग्नल. गवर्नमेंट ने जो दालें हैं पल्सेस के ऊपर एक स्टॉक लिमिट लगाई है. ये क्यों लगाई जाती है? ताकि कोई एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो ना करें, और एक्स्ट्रा स्टॉक जब किया जाता है तब मार्केट में से वो पर्टिकुलर आइटम जो है वो कम हो जाती है, और फिर क्योंकि आइटम कम हो गई तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो फ़ायदा है वो उठाएंगे, और ज़्यादा पैसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करके ये पल्सेस को बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो फिर बेचेंगे. तो ऐसी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ना हो, इसको लेकर गवर्नमेंट ने ये चीज़ इम्पोज की है. इसमें सिर्फ एक ही दाल जो है वो एक्सेप्टेड है, एंड दैट इज़ मूंग दाल को छोड़कर बाकी सभी पल्सेस के ऊपर ये स्टॉक लिमिट लगाई गई है. हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसका मॉनसून सेशन 19 जुलाई से स्टार्ट होगा. आरबीआई ट्वीक्स नॉर्म्स फॉर इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड अमाउंट आफ्टर डिपॉजिट मैच्योर्स. टीवी क्लासरूम, सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स को इम्प्लीमेंट करने का जो एक प्रपोजल था पार्लियामेंट्री पैनल का, तो उसको ग्रीन सिग्नल दिया है इसरो ने. फिर जल जीवन मिशन जो है वो काफ़ी सफल हुआ है हरियाणा में. 22 में से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काफ़ी सफल हो चुका है. इंडियन रेलवेज़ ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम मेंटेन किया है जून महीने में, जून 2021 में, एज फार एज फ्रेट लोडिंग इज़ कंसर्न. जो सामान यहाँ से वहाँ ट्रेन ले जाती है उसको फ्रेट कहते हैं. अफगानिस्तान का जो बग्राम एयरबेस है वो अब खाली हो रहा है, क्योंकि यूएस और नेटो फोर्सेस यहाँ को इस बग्राम एयरपोर्ट को और बग्राम एयरबेस को छोड़कर जा रही है. यूएसए के नए एम्बेसडर टू इंडिया, उनका नाम है अतुल केशाब. इंडिया रजिस्टर्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद पाकिस्तान. क्या हुआ है कि इस्लामाबाद में हमारी जो इंडियन हाई कमीशन की ऑफिस है उसके ऊपर से एक ड्रोन निकला. तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है भारत के लिए, और भारत ने इसका विरोध किया है. यूनाइटेड नेशन चीफ जो हैं उन्होंने म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स को कहा है कि आप आंग सान सू की को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए. और अफगानिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस हैं, तो इन्होंने जून 2021 में 6000 तालिबान टेररिस्ट को मार गिराया है.
लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स। आज का पहला जो आर्टिकल है नेट लॉस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इट्स अबाउट डिजिटल डिवाइड। डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, हम सब ने इसको महसूस भी किया जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है और जब से फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, स्कूल्स बंद हो गई, फिर ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन ट्यूशन्स। खास करके मैं बात कर रहा हूँ स्कूल में जाने वाले बच्चों के बारे में और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यहाँ पर बात इसलिए नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो या तो आप कॉलेज की स्टडीज़ या फिर उसके साथ, या फिर सारी पढ़ाई ख़त्म हो गई और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल, आज के ज़माने में जहाँ तक मेरी समझ है, वो अपने घर से या फिर कोई नज़दीक का जो सेंटर है वहीं से ही तैयारी करते हैं। यस, मैनी स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू गो टू फिज़िकल क्लासेस। और एक और चीज़ है कि फ़िज़िकल के साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टूडेंट्स देखते हैं। बट हियर वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ये एक प्रकार से सेल्फ स्टडी है। और स्कूल और कॉलेजेस की जो तैयारी है तो उसमें एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आप तैयारी करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये जब इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब भारत में डिजिटल डिवाइड जो है वो ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद आया है। कोविड से पहले डिजिटल डिवाइड तो हमारे देश में था ही। और लेटेस्ट जो हमारे पास आंकड़ा है वो ये कहता है द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम रिफ्लेक्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस ऑन कैंपस इमर्जेस स्टार्कली फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस फॉर द प्री पेंडेमिक ईयर ऑफ 2019-20। प्री पेंडेमिक 2019-20 की बात करें तो कई जगहों पर कंप्यूटर्स नहीं थे, कई जगहों पर इंटरनेट नहीं था, कई जगहों पर दोनों चीज़ें नहीं हैं। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज तक जब भी हमने बात की है तो हमने बिल्डिंग्स के बारे में बात की, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का क्लासरूम, फिर प्लेग्राउंड्स, राइट, लाइब्रेरीज, एक्सेस टू वाटर एंड टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज हाइब्रिड लर्निंग का ज़माना है और आज के ज़माने में वी नीड कंप्यूटर या फिर आई वुड ऑल्सो से कंप्यूटर या फिर टैब, जो भी हैं, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन। और इसी के साथ साथ वी नीड एक्सेस टू इंटरनेट। तब जाकर ये पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो सकती है। 2020-2021 की बात करें तो लॉकडाउन से हमें क्लियरली पता चल गया कि यह रिमोट लर्निंग जो है वही एक हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को या फिर ये जो गैप आ गया था उसको गैप नहीं लेकिन एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, दैट वी हैव टू यूज़ रिमोट लर्निंग। लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह पॉसिबल नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में ऐसा हो रहा था कि आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो टावर के नज़दीक ले जाना पड़ता था, तब जाकर आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलता था। कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम्स थे क्योंकि लॉकडाउन था, तो फिर कोई रिपेयर करने के लिए और ये सारी चीज़ें भी नहीं इतनी फास्ट हो रही थी, सामान नहीं था। अगर रिपेयर करने वाले लोग हैं लेकिन जो फैक्ट्री जो चीज़ें बनाती थी वो अवेलेबल नहीं है तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट। तो ये ऐसे बहुत सारी जगहों पर ऐसे अलग अलग चैलेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं और इसने डिजिटल डिवाइड को और ज़्यादा एक्सपांड भी किया है। डिजिटल डिवाइड सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, स्कूल्स में भी है, राइट। कई स्कूल्स ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट नहीं है। कई स्कूल्स के पास दोनों नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन भी है और बच्चों में भी ऐसा है, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर ऑन, कि अगर आपके घर में सिर्फ एक ही कंप्यूटर है और दो बच्चे हैं तो दोनों के क्लासेस जो हैं वो एक टाइम अगर होंगे तो फिर दोनों अपनी पढ़ाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन भी रहती है। लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि 22% जितनी स्कूल्स जो हैं हमारे देश में उनके पास इंटरनेट एक्सेस हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 11% से भी कम के पास इंटरनेट का एक्सेस है। और ये जो डेफिसिट्स हैं उसकी रेंज भी बहुत ही वाइड है। केरला में 87.84% स्कूल्स जो हैं उनके पास ऑनलाइन लर्निंग की या फिर कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी है। दिल्ली में 85.69% स्कूल्स के पास है। लेकिन जब आप दूसरी जगहों पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ओडिशा को देखें तो ओडिशा में 6.46% के पास ही ये फैसिलिटीज़ हैं। बिहार में सिंगल डिजिट में है
वेस्ट बंगाल में डबल डिजिट है लेकिन 10% है, और उत्तर प्रदेश में 13.62%। तो एक राज्य में 87.84 है, दूसरे राज्य में 85.69 है, और बाकी जगहों पर, कुछ जगहों पर सिंगल डिजिट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स भी ये कहते हैं कि टीचिंग और लर्निंग दोनों चीज़ें जो हैं ये मल्टी डायमेंशनल हैं, ये एक प्रकार की सोशल स्किल्स हैं, और उसको सोशल स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप होती जाए तो हेल्पिंग ईच अदर एंड सॉर्टिंग आउट दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल, ये हमारे सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक ट्रेन्ड माइंड जो होता है, या फिर एक वेल एजुकेटेड माइंड जो है वो फॉर्म करने के लिए सारे ये एक्सपीरियंसेस जो हैं उसकी, इन द सेंस कि आपको स्कूल में से मदद मिले, सरकार से मदद मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टू ऑल स्कूल्स कैन नॉट बी डिलेड एनी लॉन्गर। अब इस चीज़ को डिले बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और भारत सरकार जो है ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, फिर BSNL नेटवर्क, फिर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उन सभी को इकट्ठा करके हम स्कूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हमें स्कूल्स को कनेक्ट करनी भी होगी। और 5G भी, इट्स नॉट दैट फार, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो 5G और ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिमोट एरियाज़ तक भी इंटरनेट को हमें पहुंचाना होगा। एंड आई एम श्योर जब ये इंटरनेट का पेनिट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगा, गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाएगा, उस टाइम पर भी एक बहुत बड़ा जो हमारा पोटेंशियल है वो अनलॉक होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर हमारी सोसाइटी का जो पोटेंशियल है, बहुत सारे नए बिजनेसेस पैदा होंगे। अब देखिएगा, इट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल, होपफुली ए वेरी ब्यूटीफुल इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन सैनिटरी बैकड्रॉप, ये इंडिया और चाइना के साथ जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाला है। इट्स गोइंग टू बी बिट डिफरेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है CPC, उसने 100 साल ख़त्म किए, 100th एनिवर्सरी ऑफ CPC। अब पिछले एक सवा एक साल से हमने देखा कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यू चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और फिर ट्रेड वॉर की भी शुरुआत हुई, फिर वैक्सीनेशन और कोविड एंड सो मेनी थिंग्स। तो रिलेशनशिप जो है उसमें ट्रस्ट अब बिल्कुल नहीं है, और इसके पीछे मेन रीज़न है चाइना का मिसबिहेवियर। ये पहली बार नहीं, दिस इज़ द सेकंड टाइम इन हिस्ट्री। इससे पहले भी छोटे छोटे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन चाइना ने हमारे साथ जब वॉर किया था उस टाइम पर चाइना हमारा मित्र देश था, चाइना वॉज अ फ्रेंड, और फिर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। इस बार भी चाइना ने ऐसा ही किया है। हमारी कोई चाइना के साथ ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी चाइना ने मिसबिहेव किया। तो क्यों ऐसा हो रहा है चाइना में? वाई? चाइना ने ऐसा किया क्यों? कोई भी देश क्या इतना कोई ताकतवर हो सकता है कि वो एक दूसरे इतने ही बड़े देश के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करे? उसके पीछे डोमेस्टिक रीजंस है। चाइना की जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कुछ फिशर्स हैं, उसमें कुछ क्रैक्स हैं, और शी जिनपिंग भले ही दुनिया के सामने हमें बहुत बड़े लीडर लगे, लेकिन उनको भी कंपटीशन तो फेस करनी ही है, और वो कर भी रहे हैं। और यही कंपटीशन के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद उनकी बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। द सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख करंटली रिमेन्स टेंस, मैटर्स हैव रीच्ड ए स्टेलमेट। हाल में चाइना ने क्या स्टार्ट किया है? चाइना जो है वो तिब्बतन यंगस्टर्स को, तिब्बत के जो लोकल लोग हैं जो पैदा ही हाइट के ऊपर हुए हैं, जिनकी एनाटॉमी या फिर उनकी जो पूरी बॉडी है, वो उनके पूरी उनकी बॉडी आप समझ लीजिए, उनका खाना पीना, एवरीथिंग दैट इज़ कस्टमाइज्ड टू लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। तो वो एक हाई एल्टीट्यूड, हायर रीजन पर रहने के लिए उनका शरीर जो है, उनका खाना पीना, कपड़े, सारी चीज़ें, उनकी अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग, बॉडी एंड माइंड, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड फॉर दैट थिंग। तो चाइना अब अपने सोल्जर्स को छोड़कर कुछ तिब्बतन यंगस्टर्स जो हैं उनको ट्रेन कर रहा है ताकि उनको भारत के खिलाफ खड़ा किया जा सके। India has meanwhile been expressing its concern to China about the continuing close-up deployments, which has only produced a strong verbal repose from China. चाइना को जब भारत ने कहा कि
ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए, तो चाइना ने हमें रिजेक्ट कर दिया, चाइना इज़ नॉट रेडी टू गिव अप। दूसरे देशों की बात करें तो चाइना जो है, उन्होंने चाइना के खिलाफ भी दूसरे देश अब बात करने लगे, और चाइना भी अब धीरे धीरे दूसरे देशों को लेकर मीन्स एक एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगा है। आप साउथ चाइना सी में जो चाइना का बिहेवियर है, ये 9 वाली बात जो है, वो ये सारे देश जो हैं आसियान के देश, वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रेड करते हैं। लेकिन फिर भी जब इस रीजन की बात आती है, ये वाला पोर्शन, राइट, ये साउथ चाइना सी है, एज यू कैन सी हियर, ये ईस्ट चाइना सी है, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर आपको जापान देखने को मिलेगा, और दिस इज़ दिस शेनकाकू दियाओयू आइलैंड। तो इसको लेकर भी ये जापान और चाइना के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे चाइना का बिहेवियर, आप देखिए साउथ चाइना सी में, फिर ईस्ट चाइना सी में, फिर वो जिस प्रकार से वीगर मुस्लिम्स को परेशान करता है, हांगकांग में चाइना का जो एक बिहेवियर है, ये सारी चीज़ों को देखे तो इट्स क्लियर दैट चाइना जो है वो अब मिसबिहेव करने के लिए, मीन्स कहीं ना कहीं मिसबिहेव जो है वो उसकी एक स्ट्रेटेजी या फिर एक सेकंड नेचर बन चुका है। दूसरे देश भी आज चाइना की निंदा करने लगे हैं। चाइना एक्सपांड होते जा रहा है, बहुत पैसे वाला देश बन चुका है, बहुत सारी जगहों पर दवाइयाँ, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना का विरोध भी कर रहे हैं। G7 में भी चाइना का विरोध हुआ, नेटो ने भी चाइना का विरोध किया है, और ये किसी भी एक राइजिंग देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है कि आप आगे बढ़ते हैं और आपके नए नए दोस्त बनते जाते हैं, और आप आपकी अच्छाई के लिए जाने जाते हैं, देन दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन कॉल अ लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों के कंधों के ऊपर पैर रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं और फिर उनके साथ ही मिसबिहेव कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इजंट इट। ये थोड़ा एक नेगेटिव सिग्नल तो डेफिनेटली दे ही देता है। अब शी जिनपिंग साहब जो हैं वो अपने आप को माओ जेडोंग या फिर उससे भी ज़्यादा महान साबित करने की एक रेस में हैं, ऐसा लग रहा है। चाइना का जो ये अटेम्प्ट है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन जाए बाय 2027, वो अपने आप को यूएसए से भी ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की एक रेस में है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि चाइना के जो टारगेट्स हैं, ऐसा मत समझिएगा कि चाइना अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लेता है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टारगेट्स होते हैं उनको टाइम पर डेफिनेटली अचीव कर लेता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर टारगेट्स, इट्स नॉट के एवरी टारगेट, लेकिन ज़्यादातर टारगेट्स चाइना टाइम पर अचीव कर लेता है। उनके काम करने की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है, वो बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं वो भी रखते हैं, जो वो उनको भी पता है कि वो कभी अचीव ही नहीं होंगे, तो भी वो बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं वो दुनिया के सामने रख देते हैं। तो स्पीड को अचीव करने के लिए या फिर स्पीड के चक्कर में कई बार चाइना जो है, या फिर ज़्यादातर चाइना जो है, वो क्वालिटी को मिस कर देता है। तो बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं ये रखना और लोगों को इम्प्रेस करना, वहाँ के लोकल लोगों को इम्प्रेस करना जो है वो हमेशा से चाइना का एक नेचर रहा है। उनकी सरकार जो है वो इसी प्रकार के बड़े बड़े टारगेट्स रिलीज़ करती रहती है। तो ऐसा ही उनका एक टारगेट था 2027 तक, ये जो उनकी PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 2027 को पीपल लिबरेशन आर्मी के भी 100 साल हो जाएंगे, राइट, 100th एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट होगी। तो उस टाइम तक ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मैकेनाइज्ड आर्मी बन जाएगी, लेकिन वो नियरली इम्पॉसिबल लगता है। और PLA के बारे में ये भी कहते हैं कि उनके जो सोल्जर्स हैं दे आर नॉट बैटल रेडी। आप एक अनट्रेंड व्यक्ति के हाथ में दुनिया की सबसे बेस्ट पिस्तौल या फिर दुनिया की सबसे बेस्ट गन दे दीजिए तो उसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप एक ट्रेंड व्यक्ति के पास भले ही थोड़ी पुरानी, थोड़ी कम क्षमता वाली भी अगर कोई गन देंगे, तो वो जो ट्रेंड व्यक्ति है वो उसका बेस्ट इस्तेमाल कर पाएगा। दिस इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड चाइना के। उनके पास अगर कितने भी लेटेस्ट चीज़ें क्यों ना हो, हमारे पास ट्रेंड सोल्जर हैं। सो दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ। दूसरी चीज़, शी जिनपिंग जो है ये टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, ये दोनों चीज़ों को काफ़ी ज़ोर देते हैं, और उनका प्रोग्राम ये है कि ये दो चीज़ों के माध्यम से वो दुनिया को बदलेंगे, दुनिया को चाइना सेंट्रिक कर देंगे।
तो ये सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं, तो बहुत सारे देश जो हैं वो BRI में से निकल गए हैं, बहुत सारे देश जो हैं वो BRI को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो BRI का विरोध भी कर रहे हैं। चाइना जिस प्रकार से लोन देकर फिर एक कॉलोनाइज कर लेता है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें अब दुनिया के सामने आने लगी हैं। तो जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो वो करना चाहते हैं वो इतना कोई ख़ास उन्होंने अचीव नहीं किया है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब एक लीडर जो है वो फेल होता है, क्या किया था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली साहब जो हैं, क्या भारत के साथ उतना उनका कोई ऐसी दुश्मनी थी? नो। लेकिन जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था तो उन्होंने एक ऐसा टॉपिक देश के सामने रख दिया जिसमें लोग जो हैं वो बिजी हो जाएं, एंड दैट इज़ इंडिया। उन्होंने भारत के बारे में बुरी चीज़ें बोलने की शुरुआत की, ये वो, तो खुद की जो पॉलिसीज़ थी, खुद के जो 2 साल थे, उसका कैलकुलेशन कोई ना करे, उसके ऊपर ध्यान ना जाए और भारत के ऊपर ध्यान जाए। सेम थिंग यहाँ पर शी जिनपिंग जो हैं वो बहुत सारे जगह पॉइंट्स पर फेल हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया मुद्दा दे दिया, एक नया टॉपिक दे दिया देश को या फिर उनके लोगों को, एंड दैट इज़ इंडिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर इंटर पार्टी टेंशन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दुनिया के सामने ये सारी बातें नहीं होती हैं या फिर उनको ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं की जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो पर्दे के पीछे होती है। लेकिन आज के ज़माने में आपके बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो सीक्रेट नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं दीवार की जो क्रैक्स हैं उसको पास करके दुनिया के सामने पहुंच ही जाते हैं। तो CPC में काफ़ी ऐसे डीप फिशर्स हैं, फिशर्स यानी कि क्रैक्स हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, और दूसरे भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग की जगह पर वो उस देश की सत्ता में आए, वो इस चाइना को संभाले। तो शी जिनपिंग को या फिर उनका जो ये प्लान है उसको भारत जितना अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर पाएगा, अगर चाइना को यहाँ पर हार माननी पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, तो सिर्फ चाइना नहीं, उसके साथ साथ शी जिनपिंग जो हैं वो भी चले जाएंगे और उनकी जगह पर हो सकता है कि कोई ऐसे लीडर आए, कोई ऐसे समझदार व्यक्ति आए जो चाइना और भारत के बीच में मित्रता जो है उसको आगे बढ़ाए और वर्ल्ड पीस के लिए काम करें। उसके लिए आई थिंक भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि हम एक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं चाइना को, और ये सिर्फ चाइना को नहीं, शी जिनपिंग को भी जवाब है, और हो सकता है कि उनकी हार भी हो जाए, उनके खिलाफ वहाँ के लीडर्स या फिर उनकी पार्टी में नफरत बढ़ जाए और फिर उनको निकाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट एनीवे वी शुड बी प्रिपेयर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, रूरल पावर सॉल्यूशन, राजस्थान का एक प्रकार से केस स्टडी है ये। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे गाँवों में, और गाँव के जो घर हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन ही नहीं थे। लेकिन अब 96% जितने जो रूरल हाउस होल्ड हैं हमारे सभी गांव तक ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल पहुंच गए हैं, और 96% जो गांव के घर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। 2010 में ये 55% था, लगभग डबल कर लिया है हमने 10 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। ये 24/7 नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है लेकिन 24/7 नहीं है। तो राजस्थान की जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, RERC ने जो 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको ये आदेश दिया है कि आप पब्लिक स्कूल्स जो हैं, गांव में जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको सोलराइज करें। जैसे 1500 जितनी गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं रिमोट पार्ट्स में जो हैं, तो वहाँ पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाई जाएगी और इससे लगभग 15 मेगावाट पावर जो है वो राजस्थान जनरेट कर पाएगा। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ RERC ने कही है वो ये है कि बैटरीज भी लगवाइए, वहाँ पर स्कूल्स में बैटरीज भी लगवाइए ताकि पावर जो जनरेट होता है उसको स्टोर भी किया जा सके। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से सप्लाई कट हो जाती है तो आपकी बैटरीज जो हैं वो ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, तो आपका काम जो है वो चलता रहेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि पावर कट हुआ। दूसरी चीज़, गांव की जो स्कूल है वो सिर्फ स्कूल नहीं होती है, वो एक प्रकार से पब्लिक स्पेस है। कोविड केयर सेंटर्स भी वहाँ पर होते हैं
जब भी कोई बाढ़ आ जाती है या फिर कोई फ्लड आ जाता है, या फिर कोई फ्लड एंड बाढ़ इज सेम थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कोई साइक्लोन आ गया या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे टाइम पर भी स्कूल्स जो हैं, ये स्कूल्स को ही लोग एक प्रकार से, लोग के लिए ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आप जाएंगे और आपको आप सेफ फील करेंगे। बिल्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। और इलेक्शन के टाइम पर पोलिंग सेंटर के तौर पर फिर कोई स्कीम चल रही है तो फॉर्म फिलअप करने के लिए स्कूल में आप जाएंगे। तो स्कूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक पब्लिक स्पेस है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें गांव की वहाँ पर होती हैं। और बच्चों की आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये जब बैटरीज होंगी तो बच्चे जो हैं वो होमवर्क करना या फिर इंटरनेट में कोई चीज़ें सर्च करना, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। अब स्कूल्स जो हैं उनको ये मिड डे मील किचन्स, टॉयलेट्स, मोटराइज्ड वाटर पंप्स, इनको भी पावराइज्ड सोलर पावर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि वहाँ पर भी हम जो भी काम है वो कर सकें। फॉर एग्जांपल पानी निकालने का काम है या फिर होमवर्क करना एक्सेट्रा। और मिड डे मील की बात करें तो खाना बनाना ऑफ कोर्स। अब RERC ने यह भी कहा है कि क्योंकि राजस्थान की ये जो डिस्कॉम्स हैं उनके पास इतना कोई खास पैसा नहीं है कि ये सोलर पैनल्स लगाए, लेकिन उनका जो CSR फंड है उसका इस्तेमाल वो इसमें कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है उसका इस्तेमाल ये सोलर पावर सेटअप करने के लिए किया जा सकता है। 2019 में राजस्थान सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक राजस्थान 30 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश है, लेकिन एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है। और राजस्थान में बहुत सारे एम्प्टी क्वार्टर भी हैं, खाली जगह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एज वी नो। तो इसमें हम बड़े बड़े सोलार प्लांट्स लगा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई लेट्स से साइक्लोन आ गया या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, राजस्थान के कुछ एरियाज़ में बारिश कम होती है लेकिन वहाँ पर फिर हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो अगर साइक्लोन जैसी सिचुएशन आ गई या फिर डेजर्ट स्टॉर्म आ गया तो आपका ये जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और उतना ही बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन जो है दैट इज़ वेरी गुड। ये स्कूल्स के ऊपर, रूफटॉप के ऊपर लगा देना, तो अलग हर जगह पर आपने छोटे छोटे ये लगाए हैं, तो इससे अगर साइक्लोन इस रीजन में आएगा तो यहाँ पर ही डैमेज होगा, यहाँ पर कुछ डैमेज नहीं होगा। USA में हमने वही देखा कि USA में बड़े बड़े ऐसे जो प्लांट्स थे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले, नॉट सोलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोलर प्लांट्स, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ये गैस सप्लाई करने की पाइपलाइंस और ये सारी जगह एक जगह पर थी और एक जगह से सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, और वही जगह पर जहाँ पर सारी चीज़ों को पैदा किया जाता था वहाँ पर ये बाढ़ आई और ये तूफ़ान आया बेसिकली। तो तूफ़ान आने की वजह से बहुत सारी जगहों पर सप्लाई बंद हो गई। तो आज के ज़माने में द बेस्ट थिंग इज़ डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर जनरेशन। तो राजस्थान जो कर रहा है दैट इज़ अ गुड थिंग, और दूसरे राज्य भी राजस्थान के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं कि सोलर पैनल्स तो लगाएं लेकिन साथ साथ बैटरीज भी लगाएं, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गांव में, ख़ास करके स्कूल में, और स्कूल के बाद फिर धीरे धीरे गांव में भी यह चीज़ की जा सकती है, इज़न्ट इट? सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेक्चर की PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। और कल संडे है तो कल मुलाकात नहीं होगी। नाउ आई विल सी यू डायरेक्टली ऑन मंडे। एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।